इसकी संरचना में हम देखते हैं कि यहां पे हमें यह द्विस्तरीय मतलब दो झिल्लियां यहां पे इसमें दिखाई देती है। एक सबसे पहले यह बाहर की तरफ झिल्ली होती है, सॉरी इसकी संरचना में एक बाहर की तरफ संरचना होती है, इसको हम बाह्य झिल्ली बोलते हैं। इस प्रकार ये लाइनें टेढ़ी मेढ़ी जाती है। अब इसमें इस प्रकार से अंदर की झिल्ली होती है, इसमें यहां फोल्ड पाए जाते हैं इस प्रकार से। ये इस प्रकार से इसकी यह संरचना पाई जाती है। अब इसमें हम नामकरण कर देते हैं। ये जो है ये कौन सी झिल्ली है? बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली। ये कौन सी है? आंतरिक झिल्ली हो गई, आंतरिक झिल्ली। अब यहां पे आंतरिक झिल्ली के अंदर कुछ द्रव पदार्थ पाया जाता है जिसको कि हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इस प्रकार से इसको क्या नाम दे दो? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। अब यहां पे जो बाहर की तरफ एक आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बाह्य कक्ष, बाह्य कक्ष। और ये अंदर की तरफ होता है, इसको बोलते हैं अंतः कक्ष या आंतरिक कक्ष बोल सकते हैं। तो दो कक्ष होते हैं, दो झिल्लियां होती है, बीच में तरल पदार्थ होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये जो यहाँ पे आपको गुहाई दिखाई दे रही है आंतरिक झिल्ली में, इसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी। माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी को मैं हिंदी में क्या लिख दूं? गुहा। इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं इस प्रकार से। ये क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स। तो यहां पे ये होती है ये संरचना, जो वलयाकार संरचना अंदर की ओर उठी हुई है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इसमें खुद का डीएनए तथा राइबोसोम भी होता है। ये बहुत ही अद्भुत अंग है क्योंकि इसके अंदर अपना खुद का राइबोसोम तथा खुद का डीएनए होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि उस हमारे कोशिका में यहाँ पे एकमात्र जो अंगक है जिसमें खुद का अपना डीएनए तथा डीएनए और राइबोसोम, राइबोसोम, ये इसका खुद का अपने अंदर होता है। ये क्रिस्टी पे कुछ इस प्रकार से संरचनाएं होती है जिसको बोलते हैं हम F1 पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल्स। यही पे कोशिकीय श्वसन होता है क्रिस्टी के अंदर। अब ये जो फोल्डेड संरचना है, इस फोल्डेड संरचना के कारण इस माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक स्तर होता है, इसका जो सरफेस एरिया होता है, जो सतह एरिया होता है, वह बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यह माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हो गई। अब इसमें क्या ऐसा होता है कि यह हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो हम जो भोजन पदार्थ लेते हैं, जो हम जैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, इससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो यह जब पाचित होते हैं हमारे आहार नाल के अंदर, या बोलते हो कि पाचन तंत्र के अंदर जब इसका पाचन होता है, तो यह पाचक पदार्थ जो होते हैं वह हमारे रुधिर के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक यह वितरित कर दिए जाते हैं तथा कोशिका के अंदर इस संरचना पे जैसे वो पाचक पदार्थ आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, तो यहाँ पे पाचनकारी एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके अंदर। और वो पाचनकारी एंजाइम्स के चलते ही उन भोज्य पदार्थों का यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है हमारे कोशिका के अंदर। जब तक भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो उस ऑक्सीकरण के चलते, ऑक्सीकरण क्यों होता है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण करने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो उस ऑक्सीकरण के कारण हमें ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा हमें एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब यह ऊर्जा हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोग करते हैं। कुछ अणुओं के बनने में यह ऊर्जा होती है, कुछ रासायनिक पदार्थों के सहयोग के लिए जरूरी होती है। तो हमें ऊर्जा का प्रमुख हमारे शरीर में जो स्रोत होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इनकी संख्या अगर मैं बात करूं तो पादप कोशिका में इनकी संख्या बहुत कम होती है और जंतु कोशिका में इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। कारण क्या है कि जहां पे ऊर्जा का ज्यादा उपयोग होता है वहां पे इनकी संख्या ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जो एक्सरसाइज करते हैं उन व्यक्तियों में बहुत ज्यादा ताकत होती है। रीजन क्या है कि वो ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इसलिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जहां पे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। क्रिस्टी के अंदर ये आंतरिक सतह बढ़ाता है। इस प्रकार से इसकी संरचना हो गई। इसको सामान्यतः कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। अब आप बता सकते हैं कि इसको ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर श्वसन एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? श्वसन एंजाइम्स। मैं लिख देता हूं यहां पे श्वसन श्वसन एंजाइम। श्वसन एंजाइम्स के कारण ही इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऑक्सीकरण होता है और उस ऑक्सीकरण के दौरान ही हमें इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। संरचना बहुत तरीके से सिंपल है। बाह्य आवरण होता है जिसको हम बाह्य झिल्ली बोलते हैं। आंतरिक झिल्ली वलयाकार होती है इस प्रकार से और इसको हम आंतरिक झिल्ली बोलते हैं। इस वलय को हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये जो होता है ये भाग इसको क्या बोलते हैं? हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये सभी जगह दिखाई दे रहा है, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। अंदर जो गुहा होती है इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी या गुहा, और इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। अंदर जो तरल पदार्थ होता है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं तथा इसमें अपना खुद का डीएनए तथा राइबोसोम भी पाए जाते हैं। क्रिस्टी के ऊपर जो यहाँ पे दानेदार संरचनाएं दिखाई दे रही है इसको F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। F1 पार्टिकल ही कोशिकीय श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया माइक्रो